नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के समक्ष उत्तराखंड का जो रोड मैप है उसको रखेंगे। प्रदेश बीजेपी के कार्यक्रमों पर भी नजर होगी। चारधाम यात्रा, जोशीमठ आपदा पर चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी देंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में सीएम धामी 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री धामी और पीएम मोदी आने वाले दिनों में प्रदेश बीजेपी के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। बता दें कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों, सांसदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर विधायकों और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरा ये बताया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का। प्रदेश बीजेपी के जो कार्यक्रम है उनमें चर्चा होगी। चारधाम यात्रा और जोशीमठ आपदा पर भी चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी देंगे पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। 2 दिन का दौरा रहेगा पुष्कर सिंह धामी का ये, और इसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। हितेश, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में क्या कुछ आज होने वाला है और कल प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात? जी बिल्कुल, देखिए आज 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां पर आज वह जो केंद्र के मंत्री है उनसे मिलेंगे, क्योंकि प्रदेश के जो विकास का खाका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयार किया है, उसको लेकर आज केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा के लिए निमंत्रण भी देंगे। लिहाजा इसके चारधाम यात्रा में जोशीमठ को लेकर और साथ ही साथ केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों की जो रिपोर्ट है आज वह प्रधानमंत्री को सौंपी जा सकती है। जी हितेश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कि जोशीमठ में जिस तरीके की दरारें देखी गई और चारधाम यात्रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे पुष्कर सिंह धामी के जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जब वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए यही वजह है, चारधाम यात्रा में देश दुनिया से लोग आते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नजर है वह उत्तराखंड पर विशेष तौर पर रहती है। उन्होंने कई ऐसे दौरे किए हैं जिसमें केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण के जो जायजे के जो निरीक्षण उन्होंने किया है वो एक नहीं कई बार कर चुके हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी उन्होंने बताया था कि जब भी वह अगली बार आए तो कुछ बेहतर कार्य इसमें देखने को मिले। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केदारनाथ के दौरे करते रहे हैं और ऐसे में जो पूरी रिपोर्ट है चारधाम यात्रा की, क्योंकि इस बार जो चारधामों से दिव्य भव्य सुगम सौंदर्य किस तरीके से बनाया जाए उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले से बेहतर इस बार कुछ नया तैयार करने की बात कही है। तो उसी के लिहाजा पूरी चारधाम की रिपोर्ट, क्योंकि जिसमें पिछली बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था या फिर स्वास्थ्य की जिस तरीके से घटनाएं सामने आई थी, कार्डियक के मामले सबसे ज्यादा आए थे, घोड़े खच्चर मर गए थे, तो वो सब चीजें इस बार रिपीट ना हो, उसके लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए कि कोई भी कोताही इस चारधाम यात्रा में न बढ़ती जाए। जी चलिए हितेश, आप हमारे साथ बने रहे, आपके से और भी जानकारी हम लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, एई और जेई और पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला है। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50,000 का इनामी संजय धारीवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 लाख कैश और 2 ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं। पेपर लीक मामले में अब तक 38 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एई, जेई और पटवारी पेपर लीक का यह पूरा मामला है, जिसमें संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर लीक मामले में अब तक 38 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तराखंड एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। तो पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी उत्तराखंड पुलिस को यहां पर मिली है। मुख्य आरोपी संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और यह भी बताया जा रहा है कि 4 लाख कैश और 2 ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं।
तो जैसा कि हमने आपको बड़ी खबर ये बताई है कि पेपर लीक मामले का जो मुख्य आरोपी था संजय धारीवाल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी मिली है। पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजय धारीवाल था, जिसको कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी को लंबे समय से संजय धारीवाल की तलाश थी, लंबे समय से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। संजय धारीवाल पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए नए हथकंडे अपना रहा था संजय धारीवाल लगातार, लेकिन पुलिस उसकी जो गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी थी पुलिस ने। इससे पहले भी एसआईटी ने उसे धर दबोच लिया कि उससे पहले वो भागता, उससे पहले एसआईटी ने उसको दबोच लिया। आरोपी को अपर जिला जज के पास पेश किया जाएगा। 5 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में संजय धारीवाल जो है वो अब रहेगा। तो पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजय धारीवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला, से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह जेईई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक कुल इसमें 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें मेन जितने भी अभियुक्त थे सब पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ जो उसमें अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है 14 के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी हरिद्वार एसआईटी द्वारा भेज दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर। संजय, एक बड़ी कामयाबी से कहा जाएगा क्योंकि जो मुख्य आरोपी था उसको फाइनली गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। देखिए रवि, इस पटवारी पेपर लीक हो रही थी प्रकरण में लगातार ही एसआईटी अपनी कार्रवाई कर रही है। एसआईटी को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते लंबे समय से जो मुख्य आरोपी था संजय धारीवाल, वो बचने के नए नए हथकंडे अपना रहा था। कई बार कोर्ट का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हुई। लेकिन हमने देखा है कि पुलिस ने जिस तरह इसे पकड़ा है, हरिद्वार के नारसन चेक पोस्ट से इसे पकड़ा है, क्योंकि दूसरे राज्य में भागने की फिराक में संजय धारीवाल था। इसके पास से करीब 4 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है। 2 चेक भी इसके पास से बरामद हुए हैं। और जिस तरह हम देख रहे थे कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे थे कि अपराधी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, नेता हो अधिकारी हो, तमाम अपराधी होंगे उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो अपराधी है एक के बाद एक गिरफ्तारी भी हो रही है, और इस गिरफ्तारी को लेकर इस पर इनाम भी रखा गया था। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर ही लिया है। हालांकि इसमें जो पूरे प्रकरण में जो अभ्यर्थी है उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इतना बड़ा प्रकरण होता है तो विपक्ष भी हमलावर हो जाता है, जिसके बाद से ही लगातार जो विपक्ष था वो सरकार को घेरने में लग रहा था, लेकिन जो सरकार थी वो अपना काम कर रही थी। रवीश, संजय, किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया? क्योंकि एसआईटी काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी, कई बार ये चकमा देने पे कामयाब हो जा रहा था, लेकिन फाइनली इसको पकड़ा गया। देखिए रवि, आपको बता दें पूर्व मंडल अध्यक्ष भी है, क्योंकि हमने देखा है कि भाजपा के जो मंत्री थे वो भी इसको बचाने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते भाजपा ने इससे अपना किनारा कर लिया था। उसके बाद से ही लगातार ये बचने की फिराक में इधर उधर घूम रहा था, जिसको लेकर जो एसआईटी थी वो लगातार दबिश दे रही थी। बिजनौर भी छापेमारी कर रही थी, मुजफ्फरनगर भी छापेमारी कर रही थी। कहा जा सकता है कि अन्य राज्यों में भी लगातार एसआईटी की टीमें जा रही थी, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकामयाब हुई है। आखिरकार एसआईटी ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा सकता है कि अपराधी कोई भी हो वो बच नहीं पाएगा। रवि, संजय, लेकिन अब सरकार ने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे सरकार के ऊपर विपक्ष जो था वो लगातार घेराबंदी कर रहा था। तो ये सरकार के लिए भी एक रिलीफ कहा जाएगा कि जो मुख्य आरोपी था संजय धारीवाल, उसको फाइनली उन्होंने पकड़ा। देखिए लगातार हम देख रहे थे कि जब से पटवारी पेपर प्रकरण था तो उसके बाद से ही जो कांग्रेस के नेता थे, अन्य दल के जो नेता थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, भ्रष्टाचार की सरकार इसको कह रहे थे। लेकिन उसके बाद से ही जिस तरह से सरकार की कार्रवाई हुई है, सरकार के निर्देश पर एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई है, यानी कहा जा सकता है कि 37 से ज्यादा लोगों को इस प्रकरण में जेल भेज दिया गया है। उसके बाद से ही तमाम जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही थी। हालांकि इसमें जो अजय सिंह एसएसपी है उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अपराधी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी, नेताओं पर कार्रवाई हो रही थी, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही थी, इससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि भाजपा की सरकार में कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। रवीश,
जी हाँ, और संजय, इससे काफी जो ये गुत्थी है, ये जो पूरा पेपर लीक का जो मामला है, जैसे कह सकते हैं कि एक रैकेट पूरी तरीके से चल रहा था, उसको सुलझाने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। देखिए लगातार ही हम देख रहे थे कि जिस तरह से एसआईटी प्रभारी रेखा यादव को बना गया था, उसी के बाद से जो अभ्यर्थी थे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। हालांकि उनको ये भी कहा गया था कि अब आप पेपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर एसआईटी पूरी तरह गंभीर थी। उसके बाद ही इस तरह की सफलता हाथ लगी है। यानी कहा जा सकता है कि तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच की, उसके बाद से आसपास के सीसीटीवी कैमरे और परत दर परत ये तारे खुलती रही। यानी कहा जा सकता है कि जितने भी अपराधी इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए थे, वो लगातार उनको जेल भेजा जा रहा है, और जो अभ्यर्थी भी इस पूरे मामले में शामिल थे, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। यानी कहा जा सकता है कि अभी अगर इसमें अन्य अपराधी भी शामिल हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। रवीश, चलिए संजय, आप लगातार नजर बना के रखिए अपनी, और आपसे और भी हम जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। जोशीमठ में भू धसाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपदा प्रभावितों से खाली नहीं कराए जाएंगे होटल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ, उत्तराखंड से बड़ी खबर। जोशीमठ में भू धसाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपने कुछ दिनों पहले देखी थी, जब दरारें आ गई थी घर में। अस्थायी शिविर में रह रहे परिवारों को मोहलत दी गई है। समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया है। होटल और धर्मशालाओं में रह रहे 181 परिवार रह रहे हैं, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को राहत फिलहाल मिली है। आपदा प्रभावितों से खाली नहीं कराए जाएंगे होटल। अस्थायी शिविर में रह रहे परिवारों को दी गई है मोहलत। पहले ये मोहलत 31 मार्च तक थी, अब इसको बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया, यानी कि 1 महीने की और मोहलत जो है वो दे दी गई है। तो होटल और धर्मशालाओं में रह रहे हैं 181 परिवार। आपदा प्रभावितों से खाली नहीं कराए जाएंगे होटल। अस्थायी शिविर में रह रहे परिवारों को मोहलत दी गई है। समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया। हितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। हितेश, इसे एक तरीके से फौरी राहत कहा जाएगा उन लोगों के लिए जो कि आपदा से प्रभावित थे, होटलों पर रहने पर मजबूर थे। 31 मार्च की डेडलाइन थी, लेकिन अब 30 अप्रैल तक बढ़ गई है। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से जोशीमठ में आपदा आई है और भू धसाव के मामले देखे गए हैं, और लगातार जिस तरीके से दरारों का मामला सामने आया, और उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया रोड मैप इनके लोगों के लिए तैयार किया था मुआवजे का, और बहुत जल्द इन लोगों को मुआवजे जो देने की प्रक्रिया वो शुरू भी हो गई है और आगे भी चल रही है। ऐसे में जिस तरीके से चारधाम यात्रा जो शुरू होने वाली है, और उससे पहले जो होटल के जो व्यापारी है, उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी कि इन लोगों के लिए कुछ दूसरा रास्ता निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग जो होटलों में रह रहे हैं, धर्मशालाओं में रह रहे, और चारधाम यात्रा नजदीक है, और दूर दराज से जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते, तो उनके लिए भी खासी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता। तो उसी लिहाज से, क्योंकि व्यापारी वर्ग को भी कहीं ना कहीं हानि इसमें नजर आती है, तो उसी के लिहाज से अब इनकी जो तारीख है वो 30 अप्रैल कर दी गई। 30 अप्रैल के बाद इन लोगों से होटल खाली करा लिए जाएंगे। नहीं, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकलेगा? होटल खाली कराने के बाद ये जो 181 परिवार बताए जा रहे हैं, ये फिर कहां जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि 30 अप्रैल से पहले इन लोगों के लिए जो भी विस्थापन की जो भी व्यवस्था हो, उनको तराई के क्षेत्र में इनकी व्यवस्था की जाएगी। यही हमें सूचना मिल रही है कि 30 अप्रैल से पहले जो आपदा प्रबंधन सचिव है, और जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 30 अप्रैल से पहले इन लोगों की तराई के क्षेत्र में कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाएगी। हितेश, 181 परिवार हैं, कितने होटल्स में इनको एकोमोडेट किया गया है? कितनी धर्मशालाएं हैं जहां पे ये सारे लोगों को इन्होंने फिलहाल जो है वो राहत दी है? देखिए 3 से 4 धर्मशालाएं हैं और 8 से 10 ये होटल्स है, जिन होटल्स में ये लोग ठहर रहे हैं। और यही वजह है क्योंकि चारधाम यात्रा नजदीक है। 25 तारीख से यह चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, और लगातार जिस तरीके से दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं वो होटलों में बुकिंग्स करते हैं, धर्मशालाओं में बुकिंग्स करते हैं, तो इन जो प्रभावित लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी वजह से ही बुकिंग्स नहीं हो पाएगी, तो उससे खासा नुकसान का सामना व्यापारी वर्ग को करना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 30 अप्रैल तक से पहले इनको विस्थापन की व्यवस्था हो जाएगी। हितेश, आपकी कुछ परिवारों से बात हुई, उनका क्या कहना है? क्योंकि होटल में रहना भी, अपना घर छोड़ के और होटल में रहना, वो भी कह सकते हैं कि स्वाभाविक तौर पर वो भी ठीक नहीं रहता। तो ये परिवारों से अगर आपकी बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, आपदा का दंश झेल रहे जो वहां के लोग हैं, क्योंकि उनके घोड़े खच्चर हैं, जो भैंस हैं, गाय हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा संकट का
समय है। तो उसी के लिहाज से जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि हमें कहीं जो सही जगह है हमें वहां पर विस्थापित कर दिया जाए, या हमें कोई घर दिया जाए, या हमें कुछ अन्य चीज सरकार के द्वारा दिया जाए, या फिर हमें मुआवजा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो सार्थक कदम है वो सामने भी आ रहा है। उन्होंने मुआवजे की व्यवस्था भी कर दी है, प्रतिदिन के जो खाने की व्यवस्था है वो भी वहां पर करी हुई है। लेकिन लिहाजा इसके जो लोग वहां से नहीं छोड़ना चाह रहे तो उनके लिए भी सरकार अलग से कुछ कर रही है। चले हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमें लगातार जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे। चारधाम यात्रा के सभी रूट AI तकनीक के माध्यम से गूगल मैप से साझा किए जाएंगे ताकि रास्ते में कोई भी यात्री बिना किसी रुकावट और भटकाव के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसके लिए DGP अशोक कुमार गूगल मैप के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। साथ ही पुलिस को सारी तैयारियां करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा DGP ने यातायात प्रबंधन में सख्ती बढ़ाने के निर्देश भी पुलिस को दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। गूगल मैप से साझा किए जाएंगे सारे के सारे जो रूट हैं, बिना भटके गंतव्य तक पहुंच सके यात्री, उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। DGP अशोक कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। चारधाम यात्रियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री नव प्रभात ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की उपस्थिति में कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर करण माहरा ने नव प्रभात का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी में अनुशासन का होना आवश्यक है। नव प्रभात जैसे अनुभवी और वरिष्ठ राजनेता के अनुभव का लाभ पार्टी संगठन को मजबूत करने और पार्टी में अनुशासन कायम करने में मिलेगा। तो देहरादून में नव प्रभात ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अनुशासन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं नव प्रभात। देखिए, नव प्रभात जी पूर्व काबीना मंत्री होने के साथ साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को पूरा प्रदेश जानता है। आदरणीय ब्रह्मदत्त जी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका कद जो पार्टी में है वो ऐसा है कि हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता है और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पे मुझे लगता है कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, किसी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़े हैं और ना ही किसी गुट में कभी उनको देखा गया है। बड़ा नाम है और उनके कार्य की शैली को सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूँ कि बहुत अच्छा कार्यकाल आदरणीय नव प्रभात जी का होगा। उत्तराखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलौर के राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स अकेडमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार का 1 साल पूरा होने पर सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा गया। सभी विभागों के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर जनता को अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी और विभागों के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों से जनता को अवगत भी कराया। मेरे साथ कोई दूसरा बंधु था तो 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां जो हैं वो गिनाई गई। पहले शुरुआत की थी माननीय धामी जी ने डबल इंजन सरकार से। सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करना, नकल विरोधी कानून करना, भ्रष्टाचार यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करना, जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारना। उसी के निमित्त हर विधानसभा में बहुउद्देश्य शिविर लग रहे हैं, जिससे कि कोई भी जनता का कोई भी वंचित न रह जाए। आप यहाँ पर देख रहे हैं हर विभाग के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, चाहे वो बिजली विभाग का हो। कोई गांव ऐसा ना रह जाए जहाँ जिस घर में बिजली ना हो, कोई घर ऐसा ना रह जाए जहाँ नल से पानी ना हो, कोई वृद्ध ऐसा ना रह जाए जिसको पेंशन योजना ना मिले हैं, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको आंगनबाड़ी आशा से पूरा खाने का पदार्थ ना मिले, किसी को आयुष्मान कार्ड ना मिले। वो सारी योजनाएं हमें उतारनी हैं धरातल पर, नीचे स्तर पर। यही इसी निमित्त ये एक प्रोग्राम यहाँ पर किया।
चारधाम यात्रा शुरू होने में करीब 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हर विभाग ने कमर कस ली है। व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। हरिद्वार के ज्वालापुर से कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध हैं। इसे लगाने के लिए NHAI से अनुमति नहीं ली गई थी। अब पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने की कार्रवाई करेगा। SSP अजय सिंह ने कहा है कि चारधाम यात्रा के चलते जल्द ही सभी होर्डिंग्स को नेशनल हाईवे से हटाया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए NHAI से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर NHAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर NHAI के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ NHAI की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो और बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है NHAI को। इसको देखते हुए NHAI के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। क्योंकि चारधाम यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर यात्री गाड़ियों से आते हैं और इसमें जो बड़े बड़े होर्डिंग्स इस तरह के लगते हैं तो उसको देखकर कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो समस्त होर्डिंग पूरे NHAI पर लगाए गए उनको हटाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई। खबर लक्सर से है, जहां पार्किंग शुल्क के विरोध में ई-रिक्शा चालकों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नगर में विरोध मार्च निकाला। लक्सर व्यापार मंडल और लक्सर ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने इस विरोध मार्च को अपना समर्थन दिया। इस दौरान ई-रिक्शा चालकों ने पालिका प्रशासन पर पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जब प्रशासन ने उन्हें कोई पार्किंग मुहैया नहीं कराई तो रोजाना पार्किंग शुल्क लेना पूरी तरह से गलत है। तो ई-रिक्शा चालकों ने विरोध मार्च निकाला। नगर पालिका के खिलाफ ये मार्च निकाला गया। जो ई-रिक्शा हैं इनसे अवैध वसूली के लिए इन्हें बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि रोज़ इन्हें पैसे देने हैं। हालांकि ना तो नगर पालिका के द्वारा कोई इनकी सुचारू रूप से इनकी पार्किंग की व्यवस्था की है, अनाधिकृत रूप से इनसे पैसे मांग रहे हैं। उस संबंध में SDM साहब से वार्ता हुई। SDM साहब अभी हरिद्वार हैं, 2:30 बजे के आसपास आएंगे, उनसे भी मुलाकात की जाएगी और अभी EO साहब से इस संबंध में बात करने के लिए जा रहे हैं। 20 रुपये अवैध तरीके से वसूले जा रहे हैं। कल एक रिक्शा के ला रहा मारपीट हुई है। इस इरादे पे हम जफीर भाई साहब के व्यापार मंडल के साथ लक्सर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। आरोपी अम्बरीश को हरिद्वार की सीमा से बाहर खदेड़ दिया गया है। बता दें कि अवैध शराब कारोबारी अम्बरीश के खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज थे। इससे पहले पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। इसके बाद अब पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस आरोपी अम्बरीश को हरिद्वार की सीमा से बाहर कर रही है। ये अमरीश सन ऑफ विजयपाल निवासी प्रतापपुर व्यक्ति जो था, इसके खिलाफ शराब के काफी मुकदमे थे, तो इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत एक रिपोर्ट DM साहब को भेजी गई थी, जिसमें कुछ दिन पहले ही इसके खिलाफ जिला बदर के आदेश आए थे और इसे आज 31/3 को इसे जिला बदर की कार्रवाई करते हुए इसे हरिद्वार जिले से बाहर कर दिया। रुड़की में बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी है। देहरादून नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क बारिश के कारण बदहाल हो गई है। आलम यह है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सड़क की तरफ किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा। तो बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रुड़की की ये तस्वीरें हैं जहां पे कि बारिश के कारण सड़कें बदहाल नजर आ रही हैं। ये कहना चाहेंगे कि जैसे हालात चल रहे हैं और उसके साथ ही साथ फिलहाल हम यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वो जगह आप देख सकते हैं कि हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। दावे तो इतने किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब काम की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं।
और बोर्ड लगा देते हैं अपना कि मैंने ये काम करवा दिया, मैंने वो काम करवा दिया। अब तो ये बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई यहाँ काम नहीं हुआ है। हमारी जनता भी ना मालूम, वोट के टाइम तो हमारी जनता ऐसी होती है, खाती है पीती है, लेकिन जब चमचागिरी करती है। अगर जनता एक बार सुधर जाए ना, जनता अपने आप पे आ जाए, क्योंकि जनता की वजह से देश है। अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।